हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द लेजेंड ऑफ ओची मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत हमें एक वॉइस ओवर से दिखाई जाती है जो एक यंग गर्ल यूरी कर रही है, और वो एक स्मॉल विलेज में रहती है जो बाकी दुनियाओं से थोड़ा अलग ही रहते हैं, जिस कारण विलेजर्स डे टू डे लाइफ में जो भी मिलता है उसे इम्पोर्टेंट या सफिशिएंट समझ जी लेते हैं। साथ ही उन लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट करने का भी जिम्मा लिया हुआ है अपने एनिमीज से। और बात करें उनकी एनिमीज की, तो उनके एनिमीज और कोई नहीं, ओची नाम के क्रिएचर्स है जो अक्सर रात के वक्त अटैक करते हैं, जिस कारण ही विलेज में एक स्ट्रिक्ट कर्फ्यू मेंटेन किया जाता है, वो भी रात होने के बाद, ताकि बच्चों और सभी लोगों को सेफ रखा जाए। और यही सेम लेसन यूरी को अपनी पूरी लाइफ मिलता रहा है, पर उसकी सिचुएशन बाकी चिल्ड्रन से थोड़ी अलग रही है, क्योंकि वो रात के वक्त अपने फादर के साथ हंट के लिए जाया करती है। और उनकी फैमिली एक हंटर फैमिली है जिनके हेड मैक्सिम है, जिनका ये वेंजेंस यानी कि एक बदला ही बन चुका है उन वाइल्ड क्रिएचर्स को मारना, और उन क्रिएचर्स को इन लोगों ने नाम दिया है ओची का। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैक्सिम यंग लड़कों की एक टीम बनाता है और उन्हें हंट के लिए ऑर्गेनाइज करता है, जिन्हें एकजुट होकर वो उन्हें ओचीज को मारने के लिए ले जाता है, ये बताते हुए कि वो सभी उसके बेटे हैं और ओची को मार उनकी पॉपुलेशन खत्म करना यही मैक्सिम का फिलहाल के लिए मोटिव है। और उसी हंटिंग ग्रुप का यूरी भी पार्ट है, जहाँ उसके फादर उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते कि वो किसी भी बीस्ट को मारेगी। और जो सी रात जब उसके भाई और यूरी हंट के लिए जाते हैं, तो उन लोगों का सामना फॉरेस्ट में काफी बड़ी ओची के ग्रुप से होता है, जिन बीच पर वो लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं मैक्सिम के ऑर्डर पर। लेकिन ज्यादा उन ओचीज को हार्म नहीं होता, साथ ही कोई ह्यूमंस को भी नहीं। और उस अटैक के कारण एक ओची का छोटा बेबी ट्री के टॉप पर जाकर छुप जाता है, जो अपनी फैमिली से दूर हो चुका है, जिस पर नजर यूरी के पड़ती है। लेकिन उसी दौरान पेट्रो, जो उसका एडॉप्टेड ब्रदर है, वो उसे डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी हंटिंग पार्टी रिटर्न घर चली जाती है। और दूसरे दिन यूरी अपने फादर के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रही होती है, जिसे देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि ये रोज का है। लेकिन उसी बातचीत के दौरान उसके फादर उसे जंगल भेज देते हैं ये चेक करने के लिए कि उनके ट्रैप ठीक तरीके से लगे हैं या कोई जानवर उसमें अटका है, जिसे चेक करने के लिए यूरी निकल जाती है। और हम देख पाते हैं कि कल रात जो छोटा ओची अपनी फैमिली से बिछड़ गया था, वो बेचारा उसी ट्रैप में अटक चुका है। और हम देख पाते हैं कि यूरी उसे मारने की बजाय उस क्रिएचर को बचा लेती है, जो पहले तो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन उसे बचाने के बाद उस पर ट्रस्ट कर वो उसके साथ घर चला जाता है, जहाँ वो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। लेकिन उस एनिमल की आवाज मैक्सिम के आर्मीज के बच्चों को सुनाई दे जाती है और वो सभी अलर्ट हो जाते हैं, जिस कारण पेट्रो यूरी के कमरे में आ पहुँचता है, जिसके साथ वो छोटी ओची को देख लेता है। लेकिन यूरी उसे शांत रहने के लिए कहती है, और ये भी कि वो उसके नए दोस्त की मदद कर रही है ताकि वो अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो सके। अब बात करें यूरी की, तो हम देख पाते हैं कि उसका बचपन और उसका रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उसकी मॉम दाशा उसे तभी छोड़ गई थी जब वो काफी छोटी थी, और तब से ही मैक्सिम अकेले ही उसे बड़ा कर रहा है, जो उसके आइडल फादर जैसा तो नहीं, पर यूरी अपने इमोशंस उनसे शेयर नहीं कर पाती, जो अक्सर उसे निग्लेक्ट करते रहते हैं। खास करके उन्हें चाह है एक बेटी से ज्यादा एक बेटे की, क्योंकि मैक्सिम का ये मानना है कि मैन फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हंट के लिए, तो यूरी इस चीज के लिए परफेक्ट नहीं, और इसी कारण उन्हें एक बेटा चाहिए था ताकि उनकी फैमिली में भी एक हंटर पैदा हो। साथ ही जहाँ उसके फादर का ये मानना है कि एनिमल्स पालने लायक नहीं होते हैं और वो हंट के लिए होते हैं, और वही हम यूरी का पर्सपेक्टिव देख पाते हैं कि नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसके घर में हम कैटरपिलर एज अ पेट भी देख पाते हैं, जिस कारण ही उसे उस छोटे ओची के साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस हुआ। साथ ही उसके फादर उसे पेट्स भी रखने नहीं देते होंगे, जिस कारण उसने कैटरपिलर रखने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला ओची की हेल्प करने का, तो उसके लिए भी वो पीछे नहीं हटी, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो उस छोटे ओची को उसकी फैमिली से रीयूनाइट करेगी और खुद अपने फादर से दूर हो जाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर उसे समझते नहीं। और उसी
एडवेंचर के दौरान हम देख पाते हैं कि यूरी की मुलाकात उसकी मदर दाशा से होती है। साथ ही उसके फादर कभी उसकी मॉम को ढूंढने के लिए उसे जाने भी नहीं देते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दाशा ने अपनी फैमिली को अबेंडन कर दिया और उसी कारण वो यूरी को उससे कभी मिलने देना नहीं चाहते थे। पर जैसे ही वो दोनों फैमिली मेंबर्स रियूनाइट होते हैं तो हम मदर और डॉटर में सिमिलैरिटी नोटिस कर पाते हैं कि वो दोनों नेचर से प्यार करते हैं और साथ ही दाशा ने न सिर्फ नेचर को प्यार किया है, साथ ही वाइल्ड लाइफ को भी, बल्कि वो लोगों के लिए कुछ कर भी रही है, क्योंकि उसका एक पैशन है कि वो फ्लूट बजाए और उसके अकॉर्डिंगली जो ट्यून उससे निकलती है वो काफी सालों पहले गुम चुकी है, क्योंकि फ्लूट से निकली हुई वॉइस ह्यूमन और एनिमल के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यही चीज दाशा को यूरी से सिमिलर करती है, क्योंकि उसने भी मैक्सिम की ओची स्लॉटरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। साथ ही साथ उसका ये भी मानना है कि सभी वाइल्ड एनिमल्स पेट नहीं बन सकते, जो सेम चीज वो अपनी बेटी को समझाती है कि ओची कभी पेट नहीं बन सकते। साथ ही एनिमल्स नेचर के साथ रहने के लिए बने हैं, वही इंसान जिन्हें उनकी एग्जिस्टेंसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक बैलेंस दोनों के बीच बनाकर चलना चाहिए ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। लेकिन इतना ही नहीं, यूरी को ऐसा भी लगता है कि ओची के बाइट से उसने ओची की बोलने की भाषा सीख ली है, जिस कारण ही उसे अब एंटीडोट नहीं चाहिए। पर फिर भी दाशा उसकी बेटी की ना सुनते हुए उसे एंटीडोट लगा देती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है कि यूरी ओची की भाषा जरूर बोलने लगी है, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए डेडली हो सकती है। पर फिल्म के एंड में हम देख पाते हैं कि यूरी का जो पर्सपेक्टिव उसके पेरेंट्स को लेकर था कि वो दोनों उससे प्यार नहीं करते, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों के सेपरेशन के रीजन अलग थे और उन दोनों की दूरियों के कारण यूरी सफर कर चुकी थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैक्सिम एक आर्मी जनरेट कर रहा है, वो भी यंग बॉयज की जो किसी न किसी तरीके से हादसे से जूझे हुए हैं, जिन्हें वो एज ए हेल्पिंग हैंड अपने साथ रख लेता है, उन्हें खाना और फाइटिंग स्किल्स सिखाते हुए। और उसकी ट्रेनिंग के ही जरिए उन सभी का भी इंटेंशन यही बन चुका है कि उन्हें ओची को हंट करना है। और इसी कारण जब लास्ट में यूरी उन ओची को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, तो मैक्सिम के मना करने के बावजूद भी वो बच्चे उन ओची पर अटैक कर देते हैं, यही सोच कि ओची उनकी एनिमीज है। और एक्चुअल में ऐसा नहीं। अगर आप लोगों ने स्टार्ट से देखा होगा तो ओची ने यानी कि उन क्रिएचर्स ने कभी इंसानों पर अटैक किया ही नहीं, बल्कि स्टार्ट के ही सीक्वेंस में हम नोटिस कर पाते हैं कि जब जंगलों में मैक्सिम की आर्मी उनसे फाइट करने के लिए जाती है तो वहाँ भी ओची इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते। और यूरी का वो ग्रोसरी स्टोर वाला सीन भी हमें ये याद दिलाता है कि ओची ने वहाँ अटैक नहीं किया था, बल्कि वहाँ मौजूदा एक शख्स ने राइफल निकाली थी ताकि वो उस ओची को खत्म कर सके। जो सिनेरियो हमें यही बता रहा है कि हमें लगता ऐसा है कि वो हमारे एनिमीज हैं, लेकिन सिचुएशन और अच्छे से चीजें समझने के बाद हम हमारा माइंड क्लियर आउट कर सकते हैं कि असल एनिमीज कौन है, क्योंकि आजकल ये सारे सिनेरियोज हम टीनेजर्स के साथ और भी चीजों के साथ होता हुआ नोटिस कर रहे हैं। एनीवेज बढ़ते हैं मूवी की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि ओची के एंडिंग में यूरी जब फाइनली उन ओची की फॉरेस्ट आप पहुंचती है, वो भी सभी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए, जिससे उसके फादर वरीड हो जाते हैं और उसका पीछा करते हुए केव से उसकी तरफ आ जाते हैं, ये सोचकर कि वो अपनी बेटी को सेफ रखें। साथ ही उसे बचाने के चक्कर में वो एक सिचुएशन पर आकर अटक जाते हैं जहां हम उन फादर एंड डॉटर की कन्वर्सेशन को सुन पाते हैं, जिससे उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। और जब मैक्सिम के बॉयज ओपन फायर उन ओची पर कर देते हैं, जिसे वह मौजूदा एनिमल्स जब एग्रेसिव होने ही वाले होते हैं, तो सिचुएशन हैंडल करने के लिए दाशा वहां पहुंचती है, वो भी अपने रेस्क्यू फ्लूट के साथ, जिन सभी के लिए वो उसी फ्लूट को बजाती है, जिसे सुनकर वो एनिमल भी रिस्पॉन्स करते हैं, मानो जैसे उन्हें भी पीस चाहिए। और ये एक्सपीरियंस यूरी को ये सिखाता है उसकी लाइफ और पेरेंट्स के बारे में कि सच में उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं, जिन्हें एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता है, खास करके मैक्सिम को, जिसे आखिरकार ये रियलाइज हो गया है कि अपने इमोशन एक्सप्रेस करने से चीजें आसानी से हल हो सकती है। और दाशा को भी ये समझ आ गया है कि उसके पास भले ही वैलिड रीजन क्यों नहीं था अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए, लेकिन अपनी बेटी के साथ टच में रहकर वो ये सारी चीजें और अच्छे से कर सकती थी। और एंडिंग के सीन में हम देख पाते हैं कि ओची अपनी मॉम से रियूनाइट हो चुका है, तो वही दाशा भी अपनी मॉम से रियूनाइट हो जाती है, जिसे खुशी से मैक्सिम देख रहा होता है। और यहीं पर द लेजेंड ऑफ ओची मूवी खत्म होती है, जिस बारे में
में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।